म्यांमार सिविल वॉर और भारतीय विदेश नीति। अब जैसा आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार में आज से 2 साल पहले फरवरी 2021 की ही बात है, वहां पे मिलिट्री कुडेटा हो गया था इलेक्शंस के जस्ट बाद और मिलिट्री सरकार वहां पे आ गई थी। उसके बाद से जो वहां के लीडर्स थे एनएलडी के और आंग सान सू की, उनको जेल में बंद कर दिया गया और बहुत तरह की बातें वहां पे हुई, बहुत तरह के नरसंहार भी वहां पे हुए। और एक जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस का एक संगठन बन के आया जिसको पीपल डिफेंस फोर्सेस कहते थे, और भी बहुत सारे संगठन हैं, उसके बीच में और मिलिट्री हुंता के बीच में सिविल वॉर जैसी कंडीशन म्यांमार में इस वक्त चल रही है। अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ दिनों पहले अभी मिजोरम के पास बॉर्डर पे हमने ये देखा कि कुछ बमबारी हुई और उसके शार्पनर्स मिजोरम की तरफ भी आए, तो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। हमारी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है इस म्यांमार सिविल वॉर की वजह से। तो आइए इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत अपनी विदेश नीति कैसे चलाए म्यांमार के साथ, किस तरह की समस्याएं हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना कहां पे खड़ा है और भारत के पास किस तरह के ऑप्शंस हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है राजीव यादव और मैं हूं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत के लिए किस तरह की समस्याएं हैं। तो पहली बात तो ये कि म्यांमार में एक मिलिट्री हुंता गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक है, बहुत सारे नरसंहार कर रही है। हम जानते हैं बहुत लोग, बहुत सिविलियंस को वो मार रहे हैं। तो ऐसे में भारत के सामने समस्या ये है कि वो बात किससे करे, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारा लोकतंत्र में बहुत विश्वास है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इस तरह की ऑटोक्रेटिक रिजीम से बात करने में हम सहज नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि म्यांमार चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, एक पड़ोसी देश है, तो उसके साथ बात करना भी आवश्यक है। तो हम बात किस तरह से करें? भारत भी कोशिश कर रहा है कि एक डुअल ट्रैक डिप्लोमेसी फॉलो करे, जहां पे वो मिलिट्री हुंता से भी बात करे, वहां के मिलिट्री गवर्नमेंट से भी बात करे और साथ ही साथ में जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ भी अपना संबंध को बनाए रखे। दूसरी बात ये कि भारत अभी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को लेके बहुत ही सीरियस है। तो हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है जिसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, और म्यांमार एक बहुत ही प्रमुख देश है क्योंकि हम वहां पे एक ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं जो कनेक्ट करेगा थाईलैंड से। दूसरा ये कि हम वहां पे कालादान प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जो कि एक मल्टी मोडल ऑपरेशन है। तो हमारे लिए एशियान देशों का गेटवे है म्यांमार। हमें अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाना हो तो हम म्यांमार के थ्रू ही जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर म्यांमार में समस्या होती है तो हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक भारत के लिए चिंता का विषय रहा है, और खासकर मिलिट्री हुंता गवर्नमेंट आने के बाद से। तो एक जो कॉन्टैक्ट रूट था म्यांमार, वो हमारे लिए अब एक समस्या का विषय बन गया है कि म्यांमार में हम भी चाहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। तीसरी बात यह कि बहुत सारे रिफ्यूजीज म्यांमार से भारत में आ रहे हैं, जिसको हम रोहिंग्या मुस्लिम्स कहते हैं, वहां के रखाइन स्टेट से। तो अब हम उन रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स को कैसे देखें, ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। और खासकर वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनके डेमोग्राफी में चेंजेस ला रहे हैं, वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं। तो हम किस तरह से देखते हैं अब उस समस्या को, और रिफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे आगे। जो वहां की मिलिट्री हुंता गवर्नमेंट है वो बिल्कुल रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ है, इसीलिए वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स का नरसंहार हुआ और इसीलिए उनको वहां से भगाया भी जा रहा है। तो अब जिसके खिलाफ है हुंटा गवर्नमेंट, वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट, हम उसी के पक्ष में बात नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं हम उनको भी नहीं लेते रह सकते हैं, क्योंकि भारत के संसाधनों पे पहला हक भारतीयों का है। तो ये सारी समस्याएं हैं कि रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस को हम कैसे सॉल्व करें जब वहां पे डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं है। चौथी बात ये कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी, हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बहुत सारे इंसर्जेंसी मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो वहां पे जो भी इंसर्जेंट्स हैं वो म्यांमार चले जाते हैं, और म्यांमार की जो सेना है वो वहां के पीडीएफ यानी कि वहां
का जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ उनको लड़ाई में इस्तेमाल कर रही है। तो हम कैसे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें उत्तर पूर्वी राज्यों में, ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है। पांचवा ये कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यांमार रिलेशंस के साथ, और भारत के लिए भी वो समस्या क्रिएट करता है क्योंकि भारत तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को खुले दिल से सपोर्ट नहीं कर सकता है, पर चाइना कर सकता है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। चाइना में खुद भी बहुत सारी ऑटोक्रेटिक फोर्सेस काम करती हैं, तो चाइना के लिए म्यांमार को सपोर्ट करना आसान है बजाय कि भारत को। तो हम चाइना फैक्टर को कैसे निगेट करेंगे, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत अपनी विदेश नीति को किस तरह से आगे चलाएगा। हमारा अगला पोर्शन ये है कि भारत के सामने किस तरह के ऑप्शंस हैं, हम म्यांमार समस्या को किस तरह से देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो वहां के डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, यानी कि पीडीएफ, एनएलडी, जिस पार्टी से आंग सान सू की हैं, हम उनके साथ थोड़ी सी बात या कनेक्शन जारी रखें ताकि आगे अगर इलेक्शंस हो, क्योंकि ये भी आ रहा है कि मिलिट्री, वहां पे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो इलेक्शन कराना चाह रही है लेकिन अपने तरीके से। तो हमारे लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो वहां पे डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उनके साथ अगर हम संबंध बना के रखते हैं तो आगे जब कोई गवर्नमेंट आती है तो शायद हमारे लिए वो फेवरेबल हो। तो भारत इस तरह से सोच रहा है कि वहां पे जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ किस तरह से अपने संबंधों को बनाए रखें ताकि जब वो सरकार में आए तो हमारे संबंध उनसे अच्छे हों, सुदृढ़ हों। दूसरा ये कि हम एशियान देशों के साथ अगर एक्टिवली एंगेज करें, क्योंकि म्यांमार एशियान देशों का एक मेंबर है, अगर हम एशियान कंट्रीज के साथ इफेक्टिवली एंगेज करें तो हम म्यांमार के साथ भी इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हैं, डिस्पाइट ये कि वहां पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। तो हम अगर एशियान देशों के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं तो हम नेचुरली म्यांमार के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं म्यांमार में, हमने आपको बताया ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट, हम उनको पूरा कर सकते हैं ताकि हमारे पॉलिसी एक्ट इस पॉलिसी में हमें काफी मदद मिले। तीसरा ये कि हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने अफगान वाले कंडीशन में किया था। हमने अफगानिस्तान में जब वहां पे पहली बार जंग शुरू हुई थी 1970 के दशक में, तो हमने वहां पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया था, जिसके वजह से हमें बहुत सारी सफलताएं मिली थी बहुत सारे फ्रंट पे। तो हम अगर इस तरह का संबंध म्यांमार में भी स्थापित करने की कोशिश करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं, तो हमें सफलता शायद मिल सकती है अपनी भारतीय विदेश नीति में और अपने हितों को साधने में आगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो किस तरह से म्यांमार की समस्या को देखता है, और खासकर जब म्यांमार के साथ हमारा सुरक्षा का हित भी जुड़ा हुआ है तो हम किस तरह से देखते हैं। तो इस पे अगर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हमारी ये कवायद जिंदा रहे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।